नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में मेरे द्वारा पिछले वीडियोज के माध्यम से नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सूरदास के पद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, इन सभी पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठों व व्याकरण प्रकरणों की चर्चा की जा चुकी है। आप सभी ने मेरे द्वारा निर्मित वीडियोज को देखा होगा। नहीं देखा है तो देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने क्षितिज गद्य पाठ 13 लेकर के आया हूं। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह संस्मरण शैली में लिखा गया पाठ है। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए, सबसे पहले हम लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेखक का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1983 में आकस्मिक निधन हो गया था। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप एक कुशल अध्यापक थे। आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत रहे। संपादक के रूप में कार्य किया आपने। कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आप बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार रहे। आपने काव्य साहित्य की रचना की, आपने कहानियों की रचना की, आपने उपन्यासों की रचना की, आपने निबंधों की रचना की, आपने नाटकों की रचना की, आपने बाल साहित्य की रचना की। तो इसलिए आप कवि कहलाए, आप कहानीकार कहलाए, आप उपन्यासकार कहलाए, आप निबंधकार कहलाए, आप नाटककार कहलाए, आप बाल साहित्यकार भी कहलाए। इस रूप में आपकी प्रसिद्धि रही। खूंटियों पर टंगे लोग, यह इनका काव्य संग्रह है जो कि काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और 1983 में इन्हें इस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। पाठ में के जो स्मरणीय बिंदु हैं, याद रखने योग्य बातें हैं, एक बार उन पर दृष्टिपात कर लेते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह एक संस्मरण शैली में लिखा गया पाठ है। याद रखिए, किस शैली में? संस्मरण शैली में लिखा गया पाठ है। पाठ का केंद्रीय पात्र, मुख्य पात्र फादर कामिल बुल्के हैं। याद रखिए। अन्य पात्रों के रूप में देखें तो लेखक स्वयं है पूरे पाठ में, जो चर्चा कर रहा है फादर से जुड़ी हुई घटनाओं, प्रसंगों, पुरानी यादों को, तथा फादर के मित्रों व अन्य साहित्यकारों का उल्लेख है। और भी देखें तो लेखक की पत्नी, बच्चा, फादर के परिवार के लोग, केवल उनका नाम उल्लेख मात्र है। संस्मरण में आए स्थानों के नाम बेल्जियम, यूरोप, रेमशेपल शहर, कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, परिमल नामक साहित्यिक संस्थान इलाहाबाद में, दार्जिलिंग व सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, इन सब स्थानों का उल्लेख आया है पाठ में। फादर कामिल बुल्के का जीवन काल 1909 में उनका जन्म हुआ और 1982 में उनका निधन हुआ। सन 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो इस प्रकार से पाठ की कुछ याद रखने योग्य बातों की ओर मैंने संकेत कर दिया। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद रखिए। चलिए हम पाठ की ओर चलते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार से क्या क्या जानेंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके पहले विद्यार्थियों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह जो पाठ का शीर्षक है, इस पर एक मिनट विचार कर लिया जाए कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक यह किसके लिए? यह फादर कामिल बुल्के के लिए एक प्रकार का विशेषण है। ये पूरे पद देखे जाएं, ये 5-6 पदों से युक्त जो शीर्षक है, यह पूरा शीर्षक फादर कामिल बुल्के के लिए एक प्रकार का
विशेषण है कि फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। मतलब उनका हृदय करुणा, वात्सल्य, दया, अपनत्व, जो मानवता के जो भाव हैं, वो मानवता के भाव फादर के हृदय में कूट कूट कर भरे हुए थे। उनका हृदय दया, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, अपनत्व से भरा हुआ था। इसी के कारण उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। चलिए हम इस पाठ के आधार पर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। पाठ का सारांश पढ़ेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों को जानेंगे, फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार की, फादर का हिंदी प्रेम जानेंगे, फादर का लेखक के परिवार के साथ किस प्रकार का जुड़ाव था उस बारे में जानेंगे, फादर द्वारा किया गया साहित्य सृजन, कौन कौन सी कृतियां रची गईं इस बारे में जानेंगे, परिमल साहित्यिक संस्थान का परिचय कहाँ, किसने स्थापना की, फादर का परिवार व परिवार के प्रति उनके क्या विचार थे इस संबंध में जानेंगे, फादर का भारत में आगमन व उनका कार्य क्षेत्र किस प्रकार का रहा इस संबंध में जानेंगे, फादर की अंतिम यात्रा व लोगों द्वारा शोक व्यक्त किया जाना, और अंत में पाठ में जो महत्वपूर्ण कथन आए हैं उन कथनों की जानकारी, उनका सारांश, उनका विस्तार समझेंगे। देखिए पाठ का सारांश, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। पाठ का सारांश, प्रस्तुत मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के रेम्स चैपल शहर में जन्मे व अपने जीवन के 73 वर्षों में से 47 साल भारत भूमि पर बड़ी ही कर्मठता के साथ व्यतीत करने वाले कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को उनके जीवन की जुड़ी घटनाओं को याद करते हुए संस्मरण शैली में अभिव्यक्ति दी है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी साधु को कोई नहीं भुला सकता। फादर सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। लेखक व लेखक के परिवार के साथ उनका अंतरंग जुड़ाव था, अंतरंग निकटता थी। इन सब बातों को हम विस्तार से अभी जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पाठ में आए कठिन शब्द, जहरवाद, गैंग्रीन, एक प्रकार का जहरीला फोड़ा। फादर कामिल बुल्के की जो मौत हुई थी वो मौत इसी कारण से, एक गैंग्रीन जहरीला फोड़ा उनके शरीर में, जिसका जहर पूरे शरीर में फैल गया था और यही उनकी मौत का कारण बना था। याद रखिए, पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित, पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित, गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गैरुए वस्त्र, निर्लिप्त, आसक्ति रहित, श्रद्धानत, भक्ति युक्त पूज्य भाव, श्रद्धा से झुका हुआ, भक्ति से झुका हुआ, देहरी, दहलीज, आतुर, अधीर या उत्सुक, लवालब मतलब भरा हुआ। इन सभी शब्दों को आपको देखना है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, इन पर आधारित प्रश्न भी बनता है, तो ध्यान से। सभी के प्रति अपनत्व रखने वाले थे, कोई कठोरता नहीं थी उनके मन में, बड़े सरल मन वाले थे, सभी के प्रति अपनत्व भाव रखने वाले, सभी का भला चाहने वाले, मानवीयता के भावों से परिपूर्ण, कर्म चेतना से परिपूर्ण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले, सहज सरल व कोमल व्यक्तित्व के धारक, जिससे मित्रतापूर्ण संबंध बनाते थे, कभी तोड़ते नहीं थे, भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति सम्मान रखने वाले, राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे और जीवन भर राम की जो शिक्षाएं, जो उनका जीवन चरित्र था, उसका अनुकरण करते हुए चले थे और उनके व्यक्तित्व को आधार बना करके उन्होंने राम कथा उत्पत्ति विकास 1950 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में शोध कार्य भी किया था
उन्हें विद्या वारिधि की उपाधि भी दी गई थी। विद्यार्थियों, फादर का बाहरी व्यक्तित्व एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इस प्रकार का उनका बाहरी व्यक्तित्व था। देखिए आगे बढ़ते हैं। फादर का हिंदी प्रेम, हिंदी प्रेम किस प्रकार का था? देखिए, एक विदेशी व्यक्ति भारत भूमि पर आया और चाहता तो अपने ही रैमचैपल नामक शहर में आंग्ल भाषा में साहित्य का सृजन करके अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता था, लेकिन फादर कामिल बुल्के भारत भूमि पर आए और भारत भूमि पर आकर के उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया, हिंदी भाषा को कई वर्षों तक पढ़ा, जाना, समझा, यहाँ के साहित्य संस्कृति को जाना, समझा और फिर जाकर के उन्होंने हिंदी में अपना साहित्य सृजन किया। तो हिंदी प्रेम किस प्रकार का था उनका? देखिए, परिमल नामक साहित्यिक संस्थान में चर्चाओं में भाग लेना। परिमल नामक साहित्यिक संस्थान जिसका परिचय हम आगे प्राप्त करेंगे, इलाहाबाद में जो कि है, वहां पर अन्य कवि साहित्यकारों के साथ हर 15वें दिन या हर एक महीने में बैठते थे, चर्चाएं करते थे, गोष्ठियां करते थे, विचार विमर्श करते थे, अपनी टिप्पणियां रखते थे, दूसरों की टिप्पणियां अपने साहित्य के प्रति सुनते थे, रचनाओं पर अपनी बेबाक राय व सुझाव देना। इलाहाबाद की सड़कों पर लेखक को देखकर अपनी साइकिल से उतरकर लेखक से कहते कि देखिए मैंने यह पढ़ लिया है, इसमें एक बात कहना चाहता हूं, कहकर साहित्य के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाना। हर मंच पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात को प्रभावी रूप प्रदान करना। जब भी किसी मंच पर बोलने का अवसर मिलता तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करते। उन्हें गुस्सा आता था, कभी कभी बहुत झल्ला जाते थे कि भाई हिंदी क्षेत्र के लोग, इसी धरती पर जन्मे लोग और अपनी ही भाषा को नहीं बढ़ने देते, अपनी ही भाषा का विरोध करते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा में उनकी शिक्षा व उनकी स्वयं की रचनाएं, ये सब बिंदु बताते हैं कि फादर का हिंदी प्रेम बहुत व्यापक था, बहुत उत्कृष्ट था। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। फादर का लेखक के परिवार के साथ जुड़ाव, लेखक के परिवार के साथ किस प्रकार का जुड़ाव था? क्योंकि फादर बुल्के सन्यासी की दीक्षा लेकर के भारत तो आ गए थे, लेकिन अन्य सन्यासियों की तरह कहीं जंगल में एकांत में सबसे मोह राग का त्याग करके नहीं रहते थे। वे भारत आकर के उन्होंने भारत को अपना परिवार बना लिया था, अपने मित्र बना लिए थे, और लेखक भी उन्हीं मित्रों में से एक था। लेखक उनसे 35 साल तक जुड़ा रहा। तो देखिए, फादर का लेखक के परिवार के साथ जुड़ाव, लेखक के परिवार में होने वाले किसी भी उत्सव व संस्कार में बड़े भाई व पुरोहित की तरह उपस्थित रहना। मतलब जब भी कोई कार्यक्रम होता था लेखक के परिवार में, तो फादर कामिल बुल्के उन सुख दुख के क्षणों में निश्चित रूप से उपस्थित रहते थे। लेखक के बेटे के अन्नप्राशन संस्कार में पहली बार उसके मुख में अन्न डालना व उसके प्रति अपना वात्सल्य दिखाना। जब बेटे का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो पहली बार फादर ने उसके मुख में पहला ग्रास रखा। तो उस समय उस बच्चे के प्रति फादर का जो अपार वात्सल्य, अपार अपनत्व, एक प्रेम स्नेह जो झलक रहा था, वह देखते ही बनता था। घर परिवार के बारे में व निजी दुख तकलीफ के बारे में लेखक से सदा बातचीत करते रहना कि भाई सब ठीक है, सब मंगल कुशल है, सब आनंद में है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। तो ये उनका बड़ा जुड़ाव था, अपनत्व था। लेखक की पत्नी व बच्चे की अचानक मौत पर उसे फादर द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की जाना। लेखक टूट चुका था। लेखक एक प्रकार से मरे बिना ही
मर चुका था, निराशा में डूब चुका था। उस निराशा से निकालने का काम उस समय किसने किया? फादर ने किया। तो इस प्रकार का फादर का लेखक के परिवार के साथ में जुड़ाव था। फादर द्वारा किया गया साहित्य सृजन, इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उनके साहित्यिक सृजन में हम देख सकते हैं राम कथा उत्पत्ति और विकास। राम के व्यक्तित्व को आधार बनाकर उन्होंने 1950 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, उनके निर्देशन में रह करके उन्होंने पीएचडी विद्या वारिधि का काम किया और 1950 में उन्हें विद्या वारिधि की उपाधि दी गई। राम कथा उत्पत्ति और विकास 1950। याद रखिए, मातरलिंग का आंग्ल भाषा में लिखा गया उपन्यास नाटक, मातृलिंग का आंग्ल भाषा में लिखा गया नाटक ब्लू बर्ड, इसका नील पंछी नाम से उन्होंने अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। राम कथा और तुलसीदास, यह एक कृति जिसकी रचना की, मानस कौमुदी की उन्होंने रचना की। ईसा जीवन और दर्शन, इसको भी उन्होंने हिंदी में एक कृति के रूप में तैयार किया। तो इस प्रकार से उनका ये हिंदी भाषा में साहित्यिक सृजन बड़ा ही प्रभावी, प्रेरणा देने वाला और हम सभी को प्रेरित करने वाला। विद्यार्थियों, हम भारत भूमि पर हैं लेकिन हिंदी से दूर हटते जा रहे हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के, एक विदेशी व्यक्ति जो आंग्ल भाषा को जानता था, वह भारत आया, उसने हिंदी को समझा, उसने हिंदी को पढ़ा और हिंदी भाषा के प्रति अपने आप को जोड़कर ऐसा अपार मात्रा में साहित्य सृजन किया। तो हमारे लिए एक प्रेरक प्रसंग है, एक प्रेरक बात है। देखिए, परिमल साहित्यिक संस्थान का परिचय, परिमल का उल्लेख। परिमल, विद्यार्थियों याद रखिए, निराला की काव्य रचनाओं के एक संग्रह का नाम है जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। परिमल निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं के संग्रह का नाम जो कि 1929 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। परिमल का अर्थ होता है सुगंध, परिमल का अर्थ होता है सुगंध। और भी कई इसके अलग अलग अर्थ, विद्वानों का समूह, साहित्यकारों का समूह, पंडितों का समूह, इस रूप में भी परिमल का अर्थ लिया जाता है। देखिए, परिमल साहित्यिक संस्थान का परिचय। निराला के परिमल नामक काव्य संग्रह से प्रेरणा के आधार पर बना एक साहित्यिक संस्थान 10 दिसंबर 1944 को साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले उत्साही युवा समूह ने, वो युवा समूह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था और उन्होंने परिमल समूह की स्थापना की। यहाँ अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक चर्चाएं, गोष्ठियां, वार्ताएं, कवि सम्मेलन, अनेक प्रकार के साहित्यिक सम्मेलन होते रहे हैं, होते हैं अभी भी। परिमल समूह का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद के अतिरिक्त जौनपुर, मुंबई, मथुरा, कटनी और भी अनेक स्थलों पर रहा है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। फादर का परिवार व परिवार के प्रति उनके विचार। फादर का परिवार रैम्स चैपल में रहता था। उन्हें मां की अधिक याद आती थी। मां की चिट्ठियां अक्सर वे अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश जी को दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के प्रति उनके मन में कोई विशेष लगाव नहीं था। पिता रैम्स चैपल में व्यवसायी थे, एक भाई पादरी बन गया था और एक अपना काम करता था। बहन बहुत जिद्दी थी। फादर को उसकी शादी की, उसके विवाह की चिंता बार बार सताती थी। तो इस प्रकार से परिवार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फादर का भारत में आगमन व उनका कार्य क्षेत्र। यहां पर आते ही विद्यार्थियों उन्होंने साहित्य सृजन नहीं किया था। देखिए, व्यक्ति को पहले साधना करनी पड़ती है, पहले अपने आप को साधना से जोड़ना पड़ता है। कोई चाहे कि भाई अब मैं लगते ही कविताएं लिखने लगूं, साहित्य सृजन, उन्होंने यहां पर आकर के पहले 10-12 साल अपने आप को जोड़ा, चीजों से समझा, चीजों को अध्ययन किया, पढ़ाई की, चिंतन मनन किया, तब जाकर के 10-15 साल बाद
उन्होंने साहित्य का सृजन प्रारंभ किया था। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की पढ़ाई वो रेम्स चैपल में कर रहे थे और उस पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु से संन्यास ले लिया और गुरु से एक शर्त रखी कि मैं भारत जाकर के रहूंगा, और गुरु ने अनुमति दे दी। भारत आने के बाद सबसे पहले जिसैट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच धर्माचार का अध्ययन किया, धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद में 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे। कोलकाता से उन्होंने बीए व इलाहाबाद से एमए किया। बाद में 1950 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में शोध कार्य किया, वही रामकथा और उत्पत्ति और विकास इस विषय पर। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। तो इस प्रकार से उनका कार्य क्षेत्र, रचनाओं का उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। फादर की अंतिम यात्रा व लोगों द्वारा शोक व्यक्त किया जाना। जब फादर का निधन हुआ तो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके निधन पर इतनी भीड़ होगी। तमाम प्रकार के साहित्यकार, रचनाकार, लेखक, कवि, सब जितने भी साहित्यकार उनसे जुड़े थे इकट्ठे हुए। तो कोई 1-2 नहीं बल्कि अपार भीड़ वहां पर उनके प्रति शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुई थी। देखिए विद्यार्थियों, 18 अगस्त 1982 को दिल्ली में उनका निधन हुआ और निधन का कारण गैंग्रीन, जो कि अभी पूर्व में संकेत किया था, जहरीला फोड़ा, जिसके कारण से उसका जहर पूरे शरीर में फैल गया और वही उनके निधन का कारण बना। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में फादर को दफनाया गया था। वहां पर जो मुख्य साहित्यकार लोग एकत्र हुए थे उनके नाम डॉक्टर रघुवंश जी, राजेश्वर सिंह जी, जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश, मसीही समुदाय के लोग, फादर पास्कल तोयना व साहित्य जगत से जुड़े कई लोग फादर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पाठ में आए महत्वपूर्ण कथन विद्यार्थियों, इनको समझ लेना बहुत आवश्यक है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या आशय है इसका? नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। लेखक कहना चाहता है कि फादर कामिल बुल्के का जब निधन हुआ तो उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वालों की संख्या कोई 2-4 नहीं थी, कोई 5-8 की संख्या में नहीं। बहुत लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों उस शोक के दृश्य को, उस शोक के प्रसंग को, कहते हैं यदि लेखनीबद्ध करना चाहें, लेखनी में बांधना चाहें, तो कहते हैं केवल स्याही को बर्बाद करना, केवल लेखनी को ही बेकार करना होगा, क्योंकि उस नम आंखों से परिपूर्ण प्रसंग को, उस अपार भीड़ वाले शोकमग्न प्रसंग को, कहते हैं लेखनीबद्ध करना संभव नहीं है। यदि बांधेंगे भी तो केवल स्याही को बर्बाद करने जैसा होगा। भाव यह है कि फादर के निधन पर कोई 1-2 लोग इकट्ठे नहीं हुए थे शोक व्यक्त करने। अपार मात्रा में कई साहित्यकार, मसीही समुदाय के लोग उनके प्रति शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। उनकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन हमारे साथ बनी रहेगी। लेखक अंत में कहता है कि जिस प्रकार से कोई यज्ञ अनुष्ठान करके आते हैं और वो यज्ञ अनुष्ठान की अग्नि, कहते हैं हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमारे मन में पवित्रता जागृत करती है, उसी प्रकार से कहते हैं उनकी स्मृति, उनकी यादें, कहते हैं किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि से कम नहीं है। वो व्यक्ति को आगे भी प्रेरित करती रहेंगी, उनकी यादें आगे बढ़ाती रहेंगी, आगे कर्म के भाव से भरती रहेंगी। फादर धरती में जा रहे हैं, इस धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हों, यह कथन फादर रेक्टल पास्कल के द्वारा कहा गया था, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कि फादर आज धरती में जा रहे हैं और ऐसे रत्न
ऐसे हीरे, ऐसी चमक इस धरती से और जन्म ले, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। यह कथन फादर ने लेखक के प्रति कहा है। कब? जब लेखक के पत्नी और बच्चे की अचानक मौत हो गई, तो उस समय लेखक को प्रेरित करते हुए कि क्या हुआ, जो मर गए वो चले गए, अब लौट करके नहीं आएंगे, लेकिन यह मौत तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने वाली हो। तुम अपने जीवन की ओर लौटो, तुम निराशा से निकल करके आशा की ओर लौटो। इस प्रकार की प्रेरणा इस कथन के माध्यम से देती। फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। इस कथन का आशय क्या है कि फादर ने सन्यास का संकल्प तो लिया था, गुरु से दीक्षा तो ली थी, अपना नगर, अपना शहर, अपना परिवार, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ करके और भारत आ गए थे, लेकिन मन से नहीं। क्योंकि जो सन्यासी है वो तो एकांत में जाकर के रहता है, साधना करता है, लेकिन फादर भारत में आकर के रहने लगे थे और यहां पर भारतवासियों को अपना मित्र बना लिया था। सबके सुख दुख में सम्मिलित होते थे, तीज त्योहार में सम्मिलित होते थे, प्रेम था, अपनत्व था, जुड़ाव था, सहयोग के लिए तैयार रहते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे उदास शांत संगीत कब सुना जाता है? जब कोई किसी प्रकार की बहुत चिंता हो, टेंशन हो, विकल्प हो, तो हम शांत संगीत सुनकर अपने मन में जो विकल्प आ रहे हैं, जो अनेक अनेक प्रकार की तामसिकता है, उसका विवेचन करते हैं। तो फादर को स्मरण में लेते ही सभी प्रकार की तामसिकताएं, सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती थीं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, कि उनकी छवि को कोई एक बार देख लेता था दूर से, बातचीत नहीं, उनसे मिलना नहीं, केवल उनकी छवि को दूर से देख लेता था, तो उस व्यक्ति का हृदय करुणा भाव से, अपनत्व भाव से, वात्सल्य भाव से, स्नेह भाव से भर जाया करता था। और तीसरी बात क्या है? उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और कोई एक बार उनसे वार्ता कर ले, उनसे बातचीत कर ले, तो कर्म के संकल्प से, कर्म चेतना से भर जाता था, अपने कर्म के प्रति उत्सुक हो उठता था, अपने कर्म के प्रति लग जाता था। और अंतिम कथन है, नहीं जानता बस मन में यह था। जब लेखक ने एक बार उनका साक्षात्कार लिया कि भाई आप भारत क्यों आए, भारत में ऐसा क्या अच्छा लगा, तो उनके मुख से संक्षिप्त में एक ही कथन निकला कि नहीं जानता, बस मन में यह था। तो मन में यह था, कहीं ना कहीं फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की अच्छाई, यहाँ के साहित्य, यहाँ की संस्कृति से अपनापन रखते थे, जुड़ाव रखते थे। यहाँ की ऋषि मुनियों की, साधु संतों की जो एक दीर्घकालिक परंपरा रही, यहाँ के वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि, उनसे कहीं ना कहीं वे प्रभावित हुए थे। और भारत भूमि पर आकर के उन्होंने अपनी कर्म साधना, अपना जीवन का पूरा भाग यहीं पर व्यतीत किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के माध्यम से जाना कि फादर कामिल बुल्के किस प्रकार से प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, करुणा के भाव से भरे हुए थे। उनका जीवन किस प्रकार से कर्म चेतना से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन के 73 सालों में से, 73 वर्षों में से 47 वर्ष भारत भूमि पर व्यतीत किए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक प्रेरणादायक बात है, जहां हम अपना देश छोड़कर, यहां से एजुकेशन लेकर अपना देश छोड़कर दूसरी धरती पर चले जाते हैं। तो हमें फादर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो, फादर भारत भूमि पर आए क्योंकि यहां उन्हें कुछ अच्छा मिला, अच्छा लगा। तो हमें भी विद्यार्थियों अपनी भारत भूमि से प्रेम करना चाहिए और अपनी धरती को छोड़कर के कहीं अन्यत्र ना जाकर यहीं की संस्कृति, यहीं की सभ्यता, यहीं के विचार, यहीं का चिंतन, यहीं का साहित्य, यहीं की सब चीजें अपना करके हमें अपने देश की सेवा का संकल्प करना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, इसे सुनिए, समझिए, पढ़िए। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो पूछिए। नमस्कार विद्यार्थियों।